नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे मैथ्स सब्जेक्ट में पेडागोजिकल इश्यूज़ यानी कि अध्यापन संबंधित मुद्दों के बारे में, जिसमें हमारे चैप्टर के बारे में दिया गया है। हम समझेंगे गणित की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ मैथमेटिक्स और तार्किक सोच यानी कि लॉजिकल थिंकिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ मैथमेटिक्स यानी कि गणित की प्रकृति के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें गणित विषय के बारे में। आप सभी भली भांति परिचित है गणित विषय की क्या खामियां हैं। खामियां तो खैर कम है, लेकिन उसकी प्रसिद्धियां बहुत हैं। गणित विषय जो होता है कुछ चीज़ों के बिना अधूरा है। जैसे कि हम बात करें जोड़, घटाव, गुणा और भाग, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न, इन चारों के बिना क्या अधूरा होता है। इन चारों के मिलने से ही क्या होता है, गणित सब्जेक्ट में एक जान आती है, एक इंटरेस्ट पैदा होता है, क्योंकि ये चार आधार स्तंभ है मैथ्स के। इनके बिना मैथ्स अधूरा है। इनको हम कैलकुलेशन बूस्टर भी बोल सकते हैं, गणना की खुराक भी बोल सकते हैं। तो आपको आ सकता है कि गणना की खुराक किसे कहा जाता है, तो ये प्लस माइनस गणित की खुराक मैथ्स को कहा जाता है। अब हम बात करेंगे इसमें गणित की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में। तो प्रत्येक विषय को पढ़ाने के कुछ उद्देश्य, संरचना होती है। हर एक सब्जेक्ट को डील करने के, टीच करने के अपने कुछ एम्स हैं, अपने कुछ एस्पेक्ट्स हैं और अपने कुछ स्ट्रक्चर्स यानी कि उसकी संरचना, जिसके आधार पर उस विषय की प्रकृति निश्चित होती है। यानी कि उस उद्देश्य संरचना के आधार पर ही क्या होता है, उसकी प्रकृति निश्चित होती है कि उसकी प्रकृति क्या है। गणित विषय की संरचना अन्य विद्यालयी विषयों की अपेक्षा अधिक मजबूत, शक्तिशाली होती है। हम स्कूल लाइफ की बात करें, विद्यालयी विषयों की बात करें, तो स्कूल लाइफ में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान, मैथ्स, साइंस, ये सारे विषय होते हैं। तो उसमें अगर हम दूसरे सब्जेक्ट्स की कंपैरिजन में अगर मैथ्स की बात करें, तो सबसे क्या होता है, मजबूत, शक्तिशाली सब्जेक्ट अपने आप में कौन सा होता है, मैथ्स होता है। जिसके कारण गणित अन्य विषय की तुलना में दूसरे सब्जेक्ट्स की कंपैरिजन में अधिक स्थायी, परमानेंट, स्टेबल और महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंट होता है। तो किसी भी विषय की संरचना जैसे जैसे कमज़ोर होती जाती है, उस विषय की सत्यता, ट्रूथफुलनेस, मान्यता, उसकी एफिलेशन और पूर्वकथन, प्रोडक्शन की क्षमता भी उसी क्रम में क्या होती, घटती चली जाती है। अगर किसी विषय की जो संरचना है वो अगर मजबूत है, तो सत्यता, पूर्वकथन और मान्यता भी क्या होगी, मजबूत होगी। लेकिन किसी विषय की संरचना अगर कमज़ोर है, उसके नियम कमज़ोर है, वीक है, तो सत्यता, मान्यता, पूर्वकथन भी क्या होते जाएंगे, कमज़ोर होते चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर किसी विषय की संरचना पर सारी चीज़ें उसकी मजबूती और उसकी कमजोरी ही आधारित होती है, डिपेंड करती है। फिर उसके बाद बात करें, इसी निश्चित ढांचे या संरचना के आधार पर प्रत्येक विषय की संरचना का निर्धारण या प्रकृति निर्धारण किया जाता है। तो इसी निश्चित ढांचे या संरचना के आधार पर प्रत्येक विषय की प्रकृति का निर्धारण किया जाता है और उसको पाठ्यक्रम में क्या जाता है, स्थान दिया रहता है, शामिल किया रहता है, उसको ऐड किया रहता है। ऐसा नहीं है कि सभी विषयों की प्रकृति एक समान हो। हर सब्जेक्ट की अपनी अलग स्पेशलिटी, क्वालिटी, विशेषता होती है। तो गणित विषय की अपनी एक अलग प्रकृति है और गणित को छोड़कर अन्य जो विद्यालयी विषय है उनकी अलग प्रकृति होती है, जिसके आधार पर हम उसकी तुलना किसी अन्य विषय से कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। तो किन्हीं दो या दो से अधिक विषयों की तुलना का आधार उन विषयों की प्रकृति ही है। अगर हमें किसी दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट से कंपैरिजन करना है, तो हमें उसकी प्रकृति, उसके नेचर के बारे में समझना ज़रूरी है। जब तक हम किसी विषय के नेचर के बारे में नहीं जान लेते, हम उन विषयों की कंपैरिजन नहीं कर सकते। जहाँ उनकी प्रकृति के बारे में जान लेंगे, हम आसानी से उन विषयों की प्रकृति के हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो जिसके आधार पर हमें उस विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और गणित की प्रकृति को हम निम्न बिंदुओं के द्वारा भली भांति समझ सकते हैं। तो कुछ बिंदुओं के बारे में बात करेंगे, जिसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, मैथ्स से विषय को समझ सकते हैं। हमारे पास टोटल 18 पॉइंट्स है। हम सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की बात करें, पहले नंबर की बात करें, तो गणित में संख्या यानी कि नंबर्स, स्पेस, स्थान, दिशा, मैग्नीट्यूड और मापन या मापतोल, मेजरमेंट का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो ये सारी चीज़ नंबर्स का अपना अलग इंपॉर्टेंस है। बिना नंबर्स के मैथ्स पॉसिबल नहीं है। अपना स्थान, मेजरमेंट, नाप तोल संबंधित काम भी सारे किस में किए रहते हैं, मैथ्स में किया रहता है। उसके बाद दूसरा है, गणित की अपनी भाषा होती है, लैंग्वेज होती है। अब भाषा क्या, भाषा का तात्पर्य गणितीय पद, इसका मतलब मैथमेटिकल टर्म, गणितीय प्रत्यय, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, सूत्र यानी कि फॉर्मूला, सिद्धांत, थ्योरीज, प्रिंसिपल, प्रमेय भी होती है, थ्योरम्स भी होती है, तथा संकेत, साइंस है।
जो कि विशेष प्रकार के होते हैं और गणित की भाषा को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। तीसरा है गणित के ज्ञान के आधार हमारी ज्ञानेंद्रियाँ है, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो हमारे गणित के ज्ञान के आधार होते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है इसके ज्ञान का आधार निश्चित होता है, इसके जो नॉलेज का बेस होता है वो निश्चित होता है, डेफिनेट होता है, जिसके उस पर हम विश्वास कर सकते हैं, बिलीवेबल होता है, वो विश्वास पात्र होता है। उसके बाद गणित का ज्ञान जो मैथ्स का नॉलेज होता है वो यथार्थ मतलब एग्जैक्ट, क्रमबद्ध, सिस्टमेटिक, तार्किक, लॉजिकल और अधिक स्पष्ट, क्लियर होता है। इस बात को ध्यान रखें, गणित का नॉलेज जो होता है वो यथार्थ, एग्जैक्ट, क्लियर, स्पष्ट, क्रमबद्ध, सिस्टमेटिक, तार्किक, लॉजिकल होता है। इन चीज़ों से मिलकर ही गणित के ज्ञान को हम आकलित कर सकते हैं, जिसमें उसे एक बार ग्रहण करके आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट की बात करते हैं हम, तो गणित में अमूर्त प्रत्ययों, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जा सकता है और साथ ही उनकी व्याख्या भी की जा सकती है, उनका एक्सप्लेनेशन भी किया जा सकता है। फिर सेवंथ है गणित के नियम, जो लॉज, रूल्स हैं, मैथ्स के सिद्धांत, प्रिंसिपल, सूत्र, फॉर्मूले सभी स्थानों पर एक समान होते हैं, जिससे उनकी सत्यता की जांच, वेरिफिकेशन किसी भी समय स्थान पर किया जा सकता है, क्योंकि वो प्रूव्ड होते हैं। फॉर्मूलेज जो होते हैं, थ्योरम्स जो होती है और उसके जो लॉज होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, सारे क्या होते हैं, वेरीफाइड होते हैं, सत्यापित होते हैं, जिसका हम कभी भी स्थान पर कभी भी उसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें एट्थ पॉइंट की, 8वें पॉइंट की, इसमें संपूर्ण वातावरण में पाए जाने वाले वस्तुएं के परस्पर संबंध, रिलेशनशिप और संख्यात्मक निष्कर्ष, न्यूमेरिकल कंक्लूजन निकाले जाते हैं। जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसकी हम नंबरिंग करके उसका न्यूमेरिकल कंक्लूजन निकाला जा सकता है, क्योंकि मैथ्स जो है वो नंबर से मिलकर ही बनता है। उसके बाद 9th पॉइंट है इसके अध्ययन से प्रत्येक ज्ञान और सूचना स्पष्ट होती है और उसका एक संभावित उत्तर निश्चित होता है, डेफिनेट आंसर निश्चित होता है। 10th पॉइंट है इसके विभिन्न नियमों, उसके लॉज, सिद्धांत, प्रिंसिपल, सूत्र, फॉर्मूलोज आदि में संदेह की संभावना नहीं रहती, क्योंकि आप बता चुका हूँ कि वेरीफाइड और सत्यापित होते हैं, इसमें संदेह की संभावना बिल्कुल भी नहीं होती है। उसके बाद 11th पॉइंट है गणित के अध्ययन से आगमन, इंडक्शन, निगमन, डिडक्शन और सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन की योग्यता विकसित होती है। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। फिर 12th पॉइंट जो है गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस का विकास होता है। ये सारी चीज़ें गणित से होती है। उसके बाद 13th पॉइंट है, 13वां पॉइंट जो है गणित की भाषा सुपरिभाषित, बिल्कुल डेफिनेशन के फॉर्म में होती है, उपयुक्त होती है और स्पष्ट होती है, क्लियर होती है। फिर 14वें पॉइंट, 14th पॉइंट की बात करें तो गणित के ज्ञान से बालकों में प्रशंसात्मक दृष्टिकोण और भावना, सेंस ऑफ एप्रिसिएशन का विकास होता है। बालकों को एप्रिशिएट करते रहना चाहिए, प्रशंसा करते रहना चाहिए, ताकि उनमें भावनात्मक और एक साहसी नज़रिया या साहसी दृष्टिकोण पैदा हो किसी कार्य को करने के लिए। उसके बाद 15th पॉइंट हमारा 15वां पॉइंट है, इससे बालकों में स्वस्थ और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक एटीट्यूड विकसित होता है। उसके बाद 16th पॉइंट हमारा है, इसमें प्रदत्त अथवा सूचनाओं, चाहे वो संख्यात्मक हो, को आधार मानकर संख्यात्मक निष्कर्ष, न्यूमेरिकल इन्फेरेंस निकाले जा सकते हैं। इस हमने देखा, न्यूमेरिकल कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं। 17वां पॉइंट है कि गणित के ज्ञान का उपयोग, उसका एप्लीकेशन विज्ञान की विभिन्न शाखाओं जैसे भौतिकी, फिजिक्स, रसायन विज्ञान, दैट मीन्स केमिस्ट्री, जीव विज्ञान, बायोलॉजी और अन्य विषयों के अध्यापन में भी किया जाता है। मतलब मैथ्स का उपयोग सिर्फ मैथ्स में ही नहीं किया जाता है, मैथ्स का उपयोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और दूसरे सब्जेक्ट्स में भी किया जाता है जब मैथ्स का उपयोग लगता है। उसके बाद हम बात करें 18th पॉइंट, यानी हमारा लास्ट पॉइंट जो उसके मैथ्स को समझने का था, तो गणित विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अध्ययन में सहायक ही नहीं बल्कि उनकी प्रगति और संगठन की आधारशिला। मतलब मैथ्स के सब्जेक्ट में तो काम आ ही रहा है, लेकिन विज्ञान की भी आधारशिला होता है, उसका बेस तैयार करता है। तो इस प्रकार उपरोक्त बिंदु के आधार पर हमने जो 18 बिंदु पढ़े, उपयुक्त बिंदु के आधार पर हम गणित की प्रकृति को समझ सकते हैं और गणित से संबंधित निष्कर्षों को आसानी से निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं कि वास्तव में गणित की संरचना, जो मैथ्स का स्ट्रक्चर है, जो कि उसकी प्रकृति की आधारशिला है, अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ है। हम देख चुके हैं, अधिक स्पष्ट, अधिक मजबूत, अधिक शक्तिशाली है मैथ्स सब्जेक्ट, जिसके आधार पर विद्यालय शिक्षा, जो स्कूल की एजुकेशन होती है, उसमें गणित के ज्ञान की आवश्यकता दृष्टिगोचर होती है, बिल्कुल आवश्यक होती है, ज़रूरत होती है, उसकी नीड होती है। रोजन बेकन एक मनोवैज्ञानिक थे,
तो रोजनबेकर ने ठीक ही कहा है कि गणित सभी विज्ञानों का सिंह, यानी कि साइंस के जितने सब्जेक्ट उनका क्या होता है, सिंह होता है, सिंह द्वार, गेट होता है और कुंजी यानी कि उसकी की होती है। तो गणित की प्रकृति के संबंध में स्कॉटिक दार्शनिक जो हैमिल्टन थे उन्होंने लिखा है, द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स इज सो ईजी, जो गणित की जो स्टडी है, उसका ज्ञान जो है, उसकी पढ़ाई है, वो बहुत ईजी है, दैट इट अफोर्ड्स नो रियल मेंटल डिसिप्लिन। आप अफोर्ड करें, एक टाइप का मेंटल डिसिप्लिन होना चाहिए तो मैथ्स आसानी से बन सकता है। तो हमने इस चैप्टर के पहले पार्ट यानी कि गणित की प्रकृति, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स को समझा। अब हम इसी चैप्टर में बात करेंगे हमारे तार्किक सोच यानी कि लॉजिकल थिंकिंग के बारे में। उसके बाद हमारा चैप्टर फाइनली फिनिश हो जाएगा। फिर हम बढ़ेंगे हमारे अगले चैप्टर की तरफ, जो कि हमारा मैथ्स के पेडागोजिकल इशू यानी कि अध्यापन संबंधित मुद्दों का सेकंड चैप्टर होगा। अब हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट यानी कि तार्किक सोच के बारे में बात करेंगे। तो तार्किक सोच एक्चुअल में होती क्या है? तो तार्किक सोच के विकास के लिए गणितीय शिक्षण का अधिक महत्व है। मतलब तार्किक सोच चाहिए तो उसके लिए मैथ्स का जो गणितीय शिक्षण महत्व है वो अधिक इम्पोर्टेंट होता है। पाठ्यक्रम सिलेबस का अन्य कोई विषय ऐसा नहीं है जो गणित की तरह छात्र के मस्तिष्क को क्रियाशील बनाता है, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ्स को छोड़ दे तो दूसरे सब्जेक्ट इतना क्रिएटिव नहीं बनाते दिमाग को जितना मैथ्स बनाता है। तो गणित की प्रत्येक समस्या को हल करने के लिए मानसिक कार्य की आवश्यकता होती है, मेंटली सेट होना चाहिए। जैसे ही गणित की कोई समस्या बच्चे के समक्ष आती है, उसके सामने आती है, उसका मस्तिष्क उस समस्या को समझने की आवश्यकता समाधान करने के लिए क्रियाशील हो जाता है, उसको एक्टिव हो जाता है कि मुझे किसी समस्या का समाधान करना है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो गणित की प्रत्येक समस्या एक ऐसे क्रम, ऐसे सीक्वेंस से गुजरती है जो कि एक रचनात्मक एवं सृजनात्मक प्रक्रिया, कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव प्रोसेस के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। मतलब मैथ्स में रचनात्मक और सृजनात्मक कार्य जरूरी है। इस प्रकार बच्चे की संपूर्ण मानसिक शक्ति, उसकी जो मेंटल पावर्स है, उसका विकास गणित पढ़ने से सरलता से हो जाता है। किसी भी समस्या का उचित हल ज्ञात करने की क्षमता का विकास गणित से ही संभव है, यानी कि मैथ्स को स्ट्रांग माना गया है। अब बात करते हैं गणित के तार्किक मूल्य पर प्रकाश डालते हुए महान शिक्षाशास्त्री प्लेटो जो थे, उन्होंने स्पष्ट किया कि गणित एक ऐसा विषय, ध्यान से देखिए प्लेटो का स्टेटमेंट है कि गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। जो हमारी मेंटल एबिलिटीज़ होती है उनको प्रशिक्षित, सुदृढ़, मजबूत बनाने का काम करता है। एक सुषुप्त आत्मा, स्लीपिंग स्पिरिट में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल गणित ही प्रदान करता है, बिल्कुल एक्टिवनेस प्रोवाइड करता है। इसकी सीधा तात्पर्य शाब्दिक अर्थों में बात करें तो उसके बाद विश्व में ज्ञान का अथाह भंडार है। ऐसा नहीं कि मैथ्स से ही नॉलेज मिलेगा, दुनिया में और भी सब्जेक्ट से, मैथ्स के अलावा और भी टॉपिक्स से जो हमको अच्छा ज्ञान दे सकते हैं। तो विश्व में ज्ञान का अथाह भंडार है और इस ज्ञान के भंडार में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है, नई नई चीज़ें, नए नए कोर्सेज डेवलप हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं। तो यह बात अधिक महत्वपूर्ण नहीं है कि ज्ञान की प्राप्ति की जाए, बल्कि महत्वपूर्ण यह होता है कि ज्ञान प्राप्ति का तरीका सीखा जाए, जिससे प्राप्त किया गया ज्ञान अधिक उपयोगी और लाभप्रद सिद्ध हो सके। हमें हमेशा नॉलेज ऐसा लेना चाहिए जो भविष्य में हमें काम में आए। तो किसी व्यक्ति के लिए ज्ञान प्राप्त करना तभी उपयोगी हो सकता है जबकि वह ज्ञान का अपनी आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सके। मतलब उसकी जितनी आवश्यकता, जितनी नीड है, जितनी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग वो ज्ञान अर्जित करेगा तो फ़ायदेमंद कहीं ना कहीं उसे निकट भविष्य में होगा और वर्तमान काल में उसे फ़ायदा वो उठा सकता है। तो किसी ज्ञान का उचित उपयोग करना व्यक्ति को मानसिक शक्ति में निर्भर करता है। जिसकी मानसिक शक्ति जितनी पावरफुल रहेगी वो उतना अच्छा उसका फ़ायदा उठा सकता है। तो प्रोफेसर शल्ट्स जो थे मनोवैज्ञानिक महोदय, उनके अनुसार कि गणित की शिक्षा प्राथमिक रूप से, प्राइमरी फॉर्म से मानसिक शक्ति को प्रशिक्षित करने के लिए जाती है। जो हमारी मेंटल एबिलिटीज़ होती है उनको मजबूत करने के लिए ही हम मैथ्स का यूज़ करते हैं, ऐसा माना जाता है। तो गणित के विभिन्न तथ्यों, जितने फैक्ट्स होते हैं उनका ज्ञान देना इसके बाद ही आता है। उसके बाद हम बात करें आगे, तो इस प्रकार गणित का अध्ययन करने से बच्चे को अपनी सभी मानसिक शक्ति को विकसित करने का अवसर मिलता है। हम मेंटल चीज़ों को, पावर्स को हम विकसित कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, उसको मजबूत कर सकते हैं। तो गणित का अध्ययन बच्चों को अपनी निरीक्षण शक्ति, ऑब्जर्वेशन पावर, बच्चा खुद का ऑब्जर्वेशन कर सकता है और उसकी ऑब्जर्वेशन पावर कितने अच्छे तरीके से, कितने बारीकी से उसको ऑब्जर्व कर सकता है। तर्क शक्ति, लॉजिकल पावर, कुछ लॉजिकल चीज़ें भी होती है मैथ्स में। स्मरण शक्ति, मेमोरी, एकाग्रता, एक्यूरेसी, कितनी एकाग्रता के साथ वो काम कर रहा है, कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं उसको। मौलिकता, ओरिजिनलिटी, कितनी सार्थक ढंग से काम कर रहा है। अन्वेषण शक्ति, पावर ऑफ डिस्कवरी या एनालिसिस, उसका अन्वेषण करना।
विचार एवं चिंतन शक्ति, थिंकिंग एंड रीजनिंग पावर, ये भी मैथ्स में होना ज़रूरी है। आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस और कठिन परिश्रम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैथ्स में होना वो ज़रूरी है। हार्ड वर्क आदि सभी मानसिक शक्तियों को पूर्ण रूप से विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। तो मैथ्स अपने आप यहाँ एक सब्जेक्ट है जो कि निरीक्षण शक्ति, ऑब्जर्वेशन पावर, तर्क शक्ति, लॉजिकल पावर, स्मरण शक्ति, मेमोरी, एकाग्रता, एक्यूरेसी, कंसंट्रेशन, मौलिकता, ओरिजिनिटी, अन्वेषण शक्ति, पावर ऑफ डिस्कवरी, पावर ऑफ एनालिसिस, विचार एवं चिंतन शक्ति, थिंकिंग एंड रीजनिंग पावर आदि सारी, आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस और कठिन परिश्रम, ये सारी चीज़ें मैथ्स प्रोवाइड करता है। अगर हम मैथ्स का निरंतर रूप से प्रयोग करते हैं या फिर उसको हम सॉल्व करते हैं या उस पर ध्यान देते हैं या मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हल करने की कोशिश करते हैं, ये सारी चीज़ें इतनी बताई है, ये कहीं ना कहीं एक मनुष्य के अंदर क्या होती है, चीज़ें क्रिएट हो जाती है, सेट हो जाती है। तो उसके बाद हम बात करें आगे इस संबंध में, एक नए वैज्ञानिक हब्स ने क्या बताया, तो हब्स ने ठीक ही लिखा है कि गणित जो होता है मस्तिष्क को तीक्ष्ण एवं तीव्र बनाने में, एकदम एक्टिव और तेज बनाने में उसी प्रकार कार्य करता है। तो मनोवैज्ञानिक हब्स ने क्या बताया कि गणित मस्तिष्क को तीक्ष्ण एवं तीव्र बनाने में उसी प्रकार कार्य करता है जैसे किसी औजार को तीक्ष्ण या तीखा करने के काम में आने वाला पत्थर। इसके अध्ययन से स्पष्ट, तर्कसम्मत और क्रमबद्ध रूप से भली बातें सोचने की क्षमता आती है। तो इस प्रकार से हमने ये पेडागॉजिकल इश्यूज़ यानी अध्यापन संबंधित मुद्दों में हमारे मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 यानी कि गणित की प्रकृति, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स को समझा। उसमें हमने 18 पॉइंटों पर डिस्कस करी और उसके बाद उसका निष्कर्ष देखा। और फिर हमने स्कॉटिक जो दार्शनिक हैमिल्टन, उनका स्टेटमेंट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स इज सो ईजी, मैथमेटिक्स की स्टडी जो होती है बहुत ईजी होती है, दैट इट अफोर्ड्स नो रियल मेंटल डिसिप्लिन। आपको मेंटल डिसिप्लिन रखना पड़ेगा तो आसानी सारी चीज़ें क्या होगी, समझ में आएगी। उसके बाद तार्किक सोच की बात करी। तार्किक सोच में आप सबसे पहले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग डेफिनेशन जो मनोविज्ञान के अनुसार दी गई है। सबसे पहले आप प्लेटो की परिभाषा देखिए। प्लेटो ने बताया था कि गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। एक सुषुप्त आत्मा में चेतना और नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल गणित ही प्रदान करता है। ये कौशल आप प्लेटो की परिभाषा अलग से अंडरलाइन करके लिख से सेपरेट करके, फिर उसके बाद शल्ट ने बताया था कि गणित की शिक्षा प्राथमिक रूप से मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए दी जाती है और गणित के विभिन्न तथ्यों, जितने फैक्ट्स होते हैं उनका ज्ञान देना ही इसके बाद में आता है। फिर हमने बात करी आगे हब्स की बात करी। तो हब्स ने लिखा है कि गणित मस्तिष्क को तीक्ष्ण और तीव्र बनाने में उस प्रकार कार्य करता है जैसे किसी औजार को तीक्ष्ण करने में काम में आ रहा पत्थर। जिस प्रकार पत्थर के हेल्पर से हम किसी औजार को मजबूत बनाते हैं, उस प्रकार जो तीक्ष्ण और तीव्र बनाने, मस्तिष्क को बनाने में गणित हमारा उपयोग में लाता है। तो इस प्रकार से हमने सारी चीज़ें देखी। इसके बाद हम मैथ्स के अगले पेडागॉजिकल इशू के सेकंड चैप्टर की बात करेंगे। तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो पीसफुल एंड केयरफुली। रिमेनिंग चैप्टर्स ऑफ दिस मैथ्स टॉपिक सब्जेक्ट विल बी डिस्कस्ड इन अवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। So please watch peacefully and carefully this video. Thank you so much. And whatever doubts, please send me a personal contact number, text message, WhatsApp message. Thank you so much.